और आपके चहेते कैंडिडेट चेतर बसावा जी माइक की आवाज थोड़ी बढ़ा दें। सरकार नहीं चाहती कि देश में कोई बोले, लेकिन हमें तो बोलना है क्योंकि बोलना तो पड़ेगा। पार्लियामेंट में भी माइक बंद कर दिया जाता है, वहां भी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपकी दुआओं से ऊपर वाले ने आवाज ऐसी दी है कि माइक बंद होने के बाद भी अपनी आवाज सुनाई पड़ती है, देश की पार्लियामेंट में भी और देश की सड़कों पर भी। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। भरूच वालों, आने वाली 7 मई को आपको बूथ पर जाना है और न सिर्फ भरूच के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। अगर आपको यह लगता है कि इलेक्शन सिर्फ आम इलेक्शन है, अगर आपको लगता है कि इलेक्शन सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने का इलेक्शन है, तो गलतफहमी के शिकार हैं आप। दरअसल ये इलेक्शन दो विचारधाराओं का इलेक्शन है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो सुबह शाम ये कह रहे हैं कि हमें मैंडेट दीजिए, हमें बहुमत दीजिए, क्योंकि हमें हिंदुस्तान का संविधान बदलना है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अनंत हेगड़े हो, लल्लू सिंह हो, ज्योति मिर्धा हो, या फिर भाजपा के पोस्टर बॉय अरुण गोविल हो, ये सब कह रहे हैं कि हमें बहुमत दीजिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी को संविधान बदलना है। और एक तरफ इंडिया अलायंस खड़ा है जिसके नेता कह रहे हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक इस मुल्क के संविधान को न बदलने देंगे, न इसे पामाल होने देंगे। ये लड़ाई बहुत अहम है। मेरी आंखों के सामने भरूच के लोग खड़े हैं। ये वो सरजमीन है जहां खड़ा होकर के मैं मरहूम अहमद पटेल साहब को याद कर रहा हूं, उनकी यादों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। बड़ा नुकसान, इसमें कोई दो राय नहीं। आज वो होते तो शायद हालात कुछ और होते, हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। लेकिन मेरे भाई, हमें यह समझना है कि यह लड़ाई कितनी जरूरी है। एक तरफ सरकार के वो लोग हैं जो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, हर दिन झूठ बोले जा रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। केरल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, आज यहां हूं, परसों आंध्र प्रदेश में रहूंगा। पूरे देश में चुनाव प्रचार करके यहां पहुंचा हूं। भरूच वालों, गुजरात वालों, चैनलों पर चाहे जो माहौल बनाए प्रधानमंत्री जी की इतने पार उतने पार, सब झूठ है। जैसे 15 लाख वाला जुमला था, वैसे वो भी जुमला ही है और कुछ भी नहीं। तो किसी मुगालते में, किसी झांसे में मत आइएगा। टीवी चैनलों पर भाजपा जीत रही है, लेकिन जमीन पर, ग्राउंड पर इंडिया अलायंस चुनाव जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पूरे देश में मैं एक नारा सुनता हुआ आया हूं कि दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में भाजपा साफ और नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ। ये कितना भी जुमला दे कि इतनी सीटें आ रही हैं, उतनी सीटें आ रही हैं, सब झूठ है। राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि भाजपा इस इलेक्शन में 180 सीट का आंकड़ा नहीं पार करेगी। अब अगर राहुल गांधी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए। नहीं पार करेगी भाजपा इस इलेक्शन में 180 सीट का आंकड़ा। 2 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं। आप तो नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा पहचानते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव आप लोगों से ज्यादा कौन समझता है। आपने तो महसूस कर लिया होगा कि इन दिनों जबान में न तो वो तेजी है, न चेहरे पर वो जोश है, जज्बा है, क्योंकि 2 फेज के इलेक्शन में जमीन नीचे से खिसक चुकी है। और ये बात उन्हें अच्छे से पता है, क्योंकि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि 2 फेज का जो इलेक्शन हुआ है उसमें भाजपा के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन शुरू होने से पहले हर हथकंडा अपनाया भाजपा की सरकार ने,
और इलेक्शन के दौरान भी हर हथकंडा अपना रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया, उधर हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, दो चीफ मिनिस्टरों को जेल भेजा गया, एजेंसियों का दुरुपयोग हर दिन। लेकिन तमाम साम दाम दंड भेद करने के बाद भी इस इलेक्शन को जनता भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, क्योंकि जितने नारे थे इनके वो सारे झूठे साबित हो चुके हैं। इनका पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, जो 2014 में दिया इन्होंने, और इस नारे का अंजाम क्या हुआ कि वो पेट्रोल डीजल जो 18 रुपए लीटर था, 60 रुपए लीटर था, वो 100 के पास पहुंच गया। गैस सिलेंडर 444 1000 के पार हो गई। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, किस चीज पर टैक्स नहीं लगा दिया। ये भाजपा की सरकारें अपनी पसंद की फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं, और उलट के हमसे कहती हैं कि कांग्रेस वालों बताओ 70 साल में किया क्या। एक दिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछ रहे थे बताओ 70 साल में क्या किया। पीछे खड़गे जी बैठे थे, दूसरी तरफ पलट के मुझसे बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। ये कहते हैं 70 साल का हिसाब दो। मैं तो गुजरात में खड़ा हूं, मीडिया के साथी मेरी बात नोट करें। ये कहते हैं कांग्रेस वालों 70 साल का हिसाब दो। अरे मैं तो कहता हूं कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, तो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला सकी, वो देश क्या चलाएगी? नहीं चला सकते ये लोग। और इस बात को देश की जनता समझ गई है कि हर मामले को हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद इस पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश की जनता इस इलेक्शन को मुद्दों पर लड़ रही है। जो इंडिया गठबंधन कह रहा है उन मुद्दों पर भरोसा कर रही है। हमने जो न्याय की बात की है, जो इंडिया अलायंस अवाम को बुनियादी मुद्दों की बात करते हुए कह रहा है कि हमारी सरकार बनी तो हम रोजगार देंगे। मैं यहां खड़ा हूं भरूच में, अंकलेश्वर हो, भरूच हो, ये वो इलाके हैं जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं। ये जो जीएसटी लेकर के आए, जिसको राहुल जी ने जिसका फुल फॉर्म दिया गब्बर सिंह टैक्स, उसके सबसे ज्यादा शिकार तो आप लोग हैं। आपका कारोबार बर्बाद कर दिया इस गब्बर सिंह टैक्स ने। ऐसे में ये इलेक्शन उस टैक्स का, इन तरह के कानूनों का बदला लेने का इलेक्शन है। चैतर भाई वसावा नौजवान हैं, मैं चाहता हूं कि ये देश की पार्लियामेंट में पहुंचे। इधर ये लोकसभा में खड़े होकर के भरूच के मुद्दों पर लड़े और उधर मैं राज्यसभा में खड़ा होकर के लड़ूं। अच्छा लगेगा। नई नस्ल के लोग आते हैं, नई हवा की तरह, नए ताजे झोंके की तरह, तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं आज लंबा सा सफर तय करके आपके बीच में आया हूं। परसों मालदा में था मैं, बंगाल में 42 किलोमीटर का लंबा रोड शो कर रहा था, फिर वहां से दादरा नगर हवेली, फिर आज यहां पहुंचा हूं। आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करके अपने आप को एकजुट करना पड़ेगा। छोटे मसले भी हों तो उसे नजरअंदाज करिए, शिकायतें हों तो उन्हें नजरअंदाज करिए, क्योंकि खतरा इस मुल्क के आईन पर है। भाजपा इस मुल्क का संविधान बदलना चाहती है, वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के ख्वाब शामिल हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल शामिल हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने खून पसीने से लिखा। भाजपा उस आईन को बदलना चाहती है, जमहूरियत को पामाल करना चाहती है। इसलिए मेरी नई नस्लों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस सरकार ने सिर्फ झूठे जुमले दिए हैं और कुछ नहीं। और गुजरात में तो नौजवानों, पेपर लीक का आपसे ज्यादा शिकार कौन होगा? जब देखिए तब पेपर लीक, जब देखिए तब पेपर लीक। ऐसे में ये इलेक्शन दिल्ली की सरकार को बदलने का इलेक्शन है। ये नाली, सड़क और रोड का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन इस मुल्क में कौन सी विचारधारा आगे बढ़ेगी, इस मुल्क का आईन कितना मजबूत रहेगा, इस बात को तय करने का इलेक्शन है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि भाजपा के झूठ के चक्कर में मत आइएगा।
वो भाजपा के नेता झूठ बहुत बोलते हैं। रास्ते में मुझे वजीर भाई बता रहे थे कि एक भाजपा का नेता यहाँ गुजरात में गांव में पहुंचा मिनिस्टर, उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला बताइए इलेक्शन आने वाला है, मैं आपके गांव की समस्याएं खत्म करना चाहता हूं, बताओ समस्या क्या है। तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा साहब हमारी दो समस्या है, दो मुश्किलें हैं। तो मंत्री ने कहा बताओ क्या क्या। तो बोले साहब पहली है कि हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। मंत्री जी ने फोन निकाला, मोबाइल पे कोई नंबर डायल किया और लगे डांटने कि कल तक इस गांव में हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए। ये कह के फोन रख दिया। फिर गांव वालों से बोले हमने पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब दूसरी समस्या यह है कि हमारे गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं है। यह है भाजपा की पॉलिटिक्स। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, इसलिए इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे बुजुर्गों कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस क्या कह रहा है कि जैसे ही सरकार बनी 30 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट की तुरंत नौजवानों को दी जाएंगी। 30 लाख नौकरियां। और एक जो सबसे बड़ा ऐलान हमारे न्याय में जो नारी न्याय है कि इस देश की हर गरीब परिवार की जो मुखिया होगी, महिला जो हेड होंगी, जो सबसे सीनियर होंगी, उनके अकाउंट में सरकार बनने के बाद डायरेक्ट 1 लाख रुपए सालाना आएगा। कांग्रेस ये नहीं कह रही कि वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कांग्रेस कह रही वो गरीब औरत हो बस। तो ऐसे में इस इलेक्शन को आपको ये सोच करके बूथ पे जाना है कि एक एक वोट बहुत अहम है, एक एक सीट बहुत अहम है। और मैं अपने कांग्रेस के साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि जब अलायंस हुआ है तो इस अलायंस को मजबूती से जमीन पर उतारने का वक्त है। इस अलायंस को मजबूती के साथ जमीन पर उतारिए, छोटी छोटी नाइत्तेफाकियां किनारे रखिए। बस एक चीज सोचिए कि मसला इस मुल्क के संविधान पर खतरे का है। उस खतरे से निपटने के लिए एक एक सीट जरूरी है। जिस तरह पोलियो के ड्रॉप के कैंपेन में आता था ना कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, अगर एक भी सीट का नुकसान होता है तो चोट दिल्ली में लगेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे नौजवान साथी को, चैतर बसावा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके भेजिए दिल्ली, ताकि आपके मुद्दों को ये वहां पर लड़ सके। दोस्तों वक्त बहुत कम है, मैं आपके बीच खड़ा हूं, थोड़ी शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखो आया सिर्फ भाषण दे करके चला गया, तो वो भी नाइंसाफी होगी। बहुत सारे लोगों को वैसे ही शिकायत रहती है कि जब से एमपी हो गया आप शायरी वारी कम सुनाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी सी शायरी में भी आपसे गुफ्तगू करूं। लेकिन इतना कहूंगा मेरे भाई कि मैं बहुत दूर से चल करके आपके बीच में आया हूं और यहां मौजूद अपने तमाम साथियों से एक बात कहता हूं कि ये जो हमारा नौजवान साथी है ये यकीनन ईमानदारी के साथ आपके मुद्दों में दिल्ली पर लड़ेगा, हाकिम की आंख से आंख मिला करके लड़ेगा। ये झुकेगा नहीं, ये दबेगा नहीं, क्योंकि बहादुर इंसान है। और जो नया खून है ना, वो जब आगे बढ़ता है तो अच्छा लगता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये वक्त इस बात का है। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जब दिल्ली में सरकार बने इंडिया गठबंधन की, हमारा प्रधानमंत्री बने जो लाल किले पर खड़ा होकर के हिंदुस्तान का तिरंगा फहराए, तो वो मंजर ऐसा हो कि उस वक्त एक तरफ चैतर बसावा खड़े हो, एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो, तो अच्छा लगेगा। यही गंगा जमुनी तहजीब है, यही भारत की कौमी यकजहती है, और यही सबसे बड़ा राहुल गांधी के प्रति आपका प्यार होगा। मेरे भाइयों, मैं आखिर में एक बात कह के एक छोटी सी नज्म सुनाऊंगा आपको। मुझे याद है 6 सितंबर 2022 की वो शाम, जब कन्याकुमारी के साहिल पर एक शख्स खड़ा होकर के ये कह रहा था कि मैं 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, नारा लगाऊंगा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत का शिकार सबसे ज्यादा कौन है? हम हैं, आप हैं। नफरत कम हुई तो फायदा किसका होगा? उसने नारा दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। मीडिया के साथियों ने मुझसे सवाल किया कि इमरान प्रतापगढ़ी आप राहुल जी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैंने उनसे एक शेर में ये बात कही थी कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा।
भरूच वालों, मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पैर के छाले, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा और खास तौर से कांग्रेस के साथियों से गुजारिश करूंगा कि अपना एक एक वोट लेकर के बूथ पर जाइए और बस एक चीज याद रखिए कि इंडिया अलायंस जो बड़ी मजबूती से बना है, जिसे तोड़ने की हर साजिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन आखिर में इंडिया जीता है, इंडिया जीतेगा, इंडिया को कोई हरा नहीं सकता है, इंडिया जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो यहां खड़ा होकर के और देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के भी 2014 का उनका नारा याद है ना कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। अब तो मेरा मन करता है मैं उनसे रोज सवाल पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, आप बहुत समझदार लोग हैं, गुजरात के लोग बड़े समझदार हैं, इन्हें समझाना नहीं पड़ता, इन्हें बताना नहीं पड़ता। आप चौकीदार बोलिए, एक लाइन पढ़िए, सब समझ जाते हैं कि बात कहां की हो रही है, तो ढका छुपा भी रह जाता है मामला कि कहां सोया है चौकीदार। अगली लाइन पे तैयार रहना, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और कवियों और शायरों को थोड़ी सी छूट होती है बात कह लेने की, मैं कह दे रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? तो फिर उसी तरह आपका समर्थन भी चेतर भाई को मिलना चाहिए। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। मैं फिर से बोलता हूं ये मिसरे कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उन्हें महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार है ना, यहां से वहां तक, पीछे तक, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। यहां मौजूद एक साथी से गुजारिश है कि उठाइए अपना हाथ चैतर वसावा के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, कि आप खड़े हैं, आप समर्थन कर रहे हैं और 7 मई को घरों से बाहर निकलिए, जाइए, अपना एक एक वोट चैतर वसावा को दीजिए, इंडिया गठबंधन को दीजिए और नारा लगाइए कि 7 मई भाजपा गई, 7 मई भाजपा गई, 7 मई, 7 मई। घरों से बाहर निकलिए, इन्हें जिताइए। बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त की पाबंदी है, वक्त समाप्त हो रहा है। आखिर में बस इतना कहूंगा कि चैतर भाई को मेंबर आप पार्लियामेंट बनाइए। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपके बीच में इलेक्शन के बाद आऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें भरूच वालों, आपके इस प्यार के लिए फिर से एक बार आपका शुक्रिया।